गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीता शर्मा आज आपको कक्षा छठी हिंदी सेकंड में पाठ 22 वाक्य विचार पढ़ाने जा रही हूँ। तो वाक्य विचार को पढ़ने से पहले हम ये चीज देखते हैं कि भाषा को समझने के लिए सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वाक्य विचार। कैसे? जैसे वर्ण होते हैं, वर्ण है हमारी भावों को समझने के लिए सबसे छोटी इकाई, लेकिन भावों को हम उससे नहीं समझते, वर्णों से। किससे समझते हैं? वाक्य से। तो वर्णों से मिलकर क्या बनता है? वाक्य। तो ये देखिए, आपने चित्र में देखा प्रधानमंत्री मोदी संसद भवन को प्रणाम कर रहे हैं। हमारे पास 9 शब्द हैं। कौन कौन से? देखिए, सबसे पहले अपने को ये देखना होगा कि वर्ण है वह छोटी से छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। तो वर्णों को मिलाकर हमने क्या बनाया? शब्द। और शब्दों को मिलाकर हमने क्या बनाया? वाक्य। तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी संसद भवन को प्रणाम कर रहे हैं। तो इतने सारे शब्द मिलकर हमारी एक वाक्य को बताना चाह रहे हैं, एक बात को पूरी हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो यदि ये 9 शब्द एक व्यवस्था में न रखे जाए तो हमारी बात पूरी नहीं होगी। अगर हम इन शब्दों को आगे पीछे कर दे तो हमारी बात है वो पूर्ण नहीं हो पाएगी। देखिए, मोदी को कर प्रधानमंत्री प्रणाम है रहे संसद भवन, इससे कोई भी वाक्य का अर्थ हमें प्रकट नहीं हो पा रहा है। तो क्या होना चाहिए परिभाषा? कि व्यवस्थित शब्द समूह से आशय प्रकट होता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। या फिर आप इस वाक्य की परिभाषा ये भी लिख सकते हो कि वर्णों के सार्थक में शब्दों के सार्थक शब्द समूह से जो एक क्रमबद्ध समूह से एक अर्थ प्रकट होता है उसे हम वाक्य कहते हैं। या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि शब्दों के सार्थक मेल से जो भाव प्रकट होता है उसे हम वाक्य कहते हैं। यानी वाक्य क्या होता है? शब्दों का समूह होता है, पर ऐसा समूह जिससे हमें भाव प्रकट हो, कोई अर्थ प्रकट हो, वही वाक्य कहलाता है। ऐसा तो देखिए, शब्दों का समूह है तो ये भी है, मोदी को कर प्रधानमंत्री प्रणाम है रहे संसद भवन। पर ये क्या होगा? हमें भाव प्रकट नहीं कर रहा है, हमें सही तरीके से अर्थ स्पष्ट नहीं कर रहा है, इसलिए ये वाक्य नहीं है, ये सार्थक वाक्य नहीं है। तो वाक्य क्या होता है? शब्दों का व्यवस्थित समूह है जिससे एक निश्चित अर्थ निकले, है ना। तो शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह है जिससे कोई निश्चित अर्थ निकले, उसे हम वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए चित्र के नीचे लिखे वाक्यों को देखिए। बिल्ली और कुत्ता आपस में लड़ रहे हैं, 3 हाथी आगे पीछे जा रहे हैं, ध्यान पूर्वक पढ़ने से पाठ याद हो जाता है। तो इस तरीके से हमने 3 वाक्य पढ़े, तीनों में हमें अर्थ स्पष्ट हो रहा है। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले हर शब्द क्या कहलाता है? पद कहलाता है। वाक्य शब्दों से नहीं, पदों से बनते हैं। अब एक चीज देखिए, जैसे इंडिविजुअल सीता बाग में जाती है, ये सीता बाग में जाती है, ये सब क्या है? शब्द है। लेकिन यही शब्द अगर वाक्य में प्रयोग में ले लिए जाए या वाक्य में प्रयुक्त हो जाए तो इन्हीं शब्दों को हम क्या नाम देते हैं? पद का नाम देते हैं। ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि शब्द अगर वाक्य में प्रयोग हो जाए तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम पद कहते हैं। तो देखिए, हमारे सामने जब शब्द है, जब वाक्य में प्रयोग हो गए तो शब्दों को हमने क्या नाम दिया? पद। अब पदों से हमारे क्या बन गया? वाक्य बन गया। तो वाक्य के हमने 2 पार्ट किए, यानी वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय, जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। उद्देश्य को हम सब्जेक्ट बोलते हैं और विधेय को हम बोलते हैं प्रेडिकेट। तो देखिए, उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए, मान लो राम आम खाता है, तो वाक्य है हमारा राम आम खाता है। इसमें हम राम के बारे में कह रहे हैं कुछ, यानी राम के बारे में हम क्या कह रहे हैं कि वह आम खा रहा है। कहा किसके बारे में जा रहे हैं? राम के बारे में। तो राम क्या होगा? उद्देश्य होगा। देखिए, जैसे मोहन विद्यालय में शिक्षक है, इस वाक्य में शिक्षक होने की बात मोहन के संबंध में की जा रही है, अतः इस वाक्य में मोहन क्या है? उद्देश्य। कर्ता और उसके साथ जुड़े शब्दों को हम उद्देश्य कहते हैं। विधेय क्या होता है? वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए उसे हम विधेय कहते हैं। जैसे ऊपर वाले वाक्य में विधेय है, विद्यालय में शिक्षक है। अब देखिए,
ये मोहन है, उसमें हमें समझना होगा कि मोहन क्या होगा, मोहन हमारा उद्देश्य होगा। ये मैं जो सर्कल लगा रही हूँ वो होगा हमारा उद्देश्य, और जिसको मैं बॉक्स में बना रही हूँ वो होगा हमारा विधेय। तो आया समझ में ये, यानी वाक्य के में जिसके बारे में कोई बात कही जा रही है वो व्यक्ति या वो वस्तु क्या होगी, उद्देश्य, और बाकी सारा वाक्य यानी बाकी सारी बात क्या होगी, विधेय होगी। आगे देखिए हमारी वाक्य के भेद, ये तो हो गए उद्देश्य और विधेय क्या थे, उद्देश्य और विधेय थे हमारे वाक्य के अंग यानी वाक्य के पार्ट। नेक्स्ट देखिए वाक्य के भेद। वाक्य के भेद भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो रचना के अनुसार वाक्य के भेद, यानी रचना का अर्थ होता है बनाना या निर्माण करना, यानी वाक्य को हम कैसे बनाते हैं उसके आधार पर वाक्य के भेद, और एक अर्थ के अनुसार वाक्य के भेद, यानी कोई वाक्य बोला जाए तो उसका क्या अर्थ निकलता है, किस अर्थ को प्रकट करता है, उसके अनुसार वाक्य के भेद। तो सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे रचना के अनुसार वाक्य के भेद। रचना के अनुसार वाक्य के निम्नलिखित 3 भेद हैं, सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो सर्वप्रथम हमारा वाक्य है सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक उद्देश्य हो यानी सिर्फ एक व्यक्ति या एक वस्तु हो और एक ही विधेय हो यानी उसके बारे में एक ही हम बात करें, तो वो क्या होगा, सरल या साधारण वाक्य। देखिए कृतिका अपने घर जाती है तो कृतिका एक ही उद्देश्य है और उसके बारे में सिंपल सेंटेंसेस है कि वो अपने घर जाती है, एक ही काम हो रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए चूहा बिल्ली के पास बैठा है, तो बिल्ली के पास कौन बैठा है, चूहा, तो चूहा उद्देश्य हो गया और बिल्ली के पास बैठा है ये हो गया हमारा विधेय। यानी जहां पर एक नॉर्मल सेंटेंस होता है, जहां पर सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, एक ही विधेय होता है, यानी एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु हो या एक ही उसके बारे में बात कही जाए, तो वो क्या होगी, वो उद्देश्य, उद्देश्य एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होगा, और उसे हम सरल वाक्य या साधारण वाक्य भी कहेंगे। नेक्स्ट हमारा वाक्य है संयुक्त। संयुक्त का मतलब आपस में मिलना जुलना, तो संयुक्त का मतलब आपस में मिलजुल जाना। तो जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य किसी योजक शब्द द्वारा जुड़े हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, यानी हमारे पास दो वाक्य हैं, यानी उद्देश्य भी दो हो सकते हैं और विधेय भी दो हो सकते हैं। तो जहां पर एक से अधिक वाक्य या दो से अधिक वाक्य किसी योजक द्वारा, यानी योजक कौन से होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कंजक्शन, इंग्लिश में बोलते हैं ना कंजक्शन, यानी योजक द्वारा जुड़े होते हैं, जैसे और, किंतु, परंतु, इसलिए, अतएव, और, तथा। ये देखिए इन वाक्यों में किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, पर, और, तथा, अतएव आदि योजकों का प्रयोग होता है। तो योजक किनको बोलते हैं, जो किसी दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें हम कहते हैं योजक। तो संयुक्त वाक्य में यही होता है कि दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य किसी योजक द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे हमारे सामने उदाहरण है, घोड़ा खड़ा है और हाथी बैठा है। अब इसमें देखिए घोड़ा तो क्या कर रहा है, खड़ा है, और हाथी क्या कर रहा है, बैठा है। तो घोड़ा उद्देश्य है, खड़ा है उसका विधेय हो गया। अब देखिए हाथी उद्देश्य हो गया, बैठा है उसका विधेय हो गया। तो यहाँ पर दो ही हमारे उद्देश्य और दो ही हमारे विधेय हैं, यानी हमारे पास दो वाक्य हैं, घोड़ा खड़ा है और हाथी बैठा है। उसको हमने किसके माध्यम से कनेक्ट किया है, और के माध्यम से। ठीक है, तो और क्या है हमारा, योजक। नेक्स्ट देखिए हिमांशु पढ़ रहा है किंतु हिमानी टीवी देख रही है। हिमांशु क्या कर रहा है, पढ़ने का कार्य कर रहा है, किंतु हिमानी क्या कर रही है, टीवी देखने का कार्य कर रही है। तो ये किसके माध्यम से जुड़ा है, किंतु के माध्यम से दो अलग अलग वाक्य आपस में जुड़ गए हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य में किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, पर, और, तथा, अतएव आदि योजकों का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट हमारा वाक्य मिश्रित वाक्य। मिश्रित यानी मिक्स हो जाना, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो, यानी एक प्रधान मतलब वाक्य होता है और शेष सारे आश्रित या गौण उपवाक्य हो।
मतलब एक मैन हेड होता है और बाकी सारा वाक्य उस पर आश्रित होता है, उस पर डिपेंड होता है, तो वो मिश्रित वाक्य होता है। जैसे देखिए, खरगोश ने कहा कि इसी कुएं में दूसरा शेर छिपा है। तो यहाँ पर एक मैन हेड कौन हो गया? खरगोश ने कहा, ये हमारा प्रधान वाक्य हो गया। और नेक्स्ट जो चीज दे रखी है, इसी कुएं में दूसरा शेर छिपा है, तो यहाँ पर बीच में कंजक्शन आया की, यानी ये जो की से पहले वाला जो वाक्य हमें दे रखा है, ये हमारा मेन वाक्य है, प्रधान वाक्य है, यानी मेन चीज है कि खरगोश ने कहा। अब हम आगे जानना चाहेंगे कि खरगोश ने क्या कहा, तो ये अगला जो चीज है वो क्या होगा? आश्रित उपवाक्य। ये डिपेंड है किस चीज पर? खरगोश के कहने पर डिपेंड है कि खरगोश क्या कह रहा है। तो वो वाक्य सारा जो वाक्य है कि इसी कुएं में दूसरा शेर छिपा है, ये क्या होगा? हमारा आश्रित उपवाक्य। नेक्स्ट देखिए, जब लोमड़ी ने प्रार्थना की तब कोए ने गाकर दिखा दिया। तो यहाँ पर देखिए, तब कोए ने गाकर दिखा दिया, ये होगा आपका प्रधान वाक्य। क्यों? क्योंकि लोमड़ी ने क्या की? प्रार्थना की। तब कार्य किसने किया? कोए ने किया। क्या किया? कोए ने गाकर दिखाया। तो कोए ने गाकर दिखाया, ये होगा आपका प्रधान वाक्य। कब गाकर दिखाया? जब लोमड़ी ने प्रार्थना की। तो ये आपका आश्रित उपवाक्य, यानी उसने गाया। कार्य तो किसने किया? कौवे ने किया, पर किसके कहने पर किया? लोमड़ी के कहने पर। तो जब लोमड़ी ने प्रार्थना की, ये आपका आश्रित उपवाक्य है। और आपका प्रधान उपवाक्य क्या है? कोए ने गाकर दिखा दिया। तो इस प्रकार ये थे हमारे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। नेक्स्ट अर्थ के अनुसार वाक्य के भेद हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।